हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आपका रात 10 बजे में। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर आज रहे, जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात इलाके की जनता को दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में ट्रांजिट हॉस्टल, प्रयास आवासीय विद्यालय और 24 MLD फिल्टर प्लांट का लोकार्पण किया। वहीं अमृत मिशन फेज 1 का भी शुभारंभ किया। दुर्ग में जिला उद्योग केंद्र में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उद्योगपतियों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने दुर्गगंज मंडी में आम सभा को संबोधित किया। भिलाई में उन्होंने स्मृति नगर में एक लॉन टेनिस कोर्ट का उद्घाटन किया। 51 लाख की लागत से बने लॉन टेनिस कोर्ट में मुख्यमंत्री ने खुद भी हाथ आजमाए। 17 करोड़ की लागत से बने प्रयास आवासीय विद्यालय लोकार्पण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक अलग ही अंदाज दिखा। आज वे एक दक्ष टीचर की भूमिका में लोकतंत्र का पाठ स्कूली बच्चों को पढ़ाते नजर आए। तकरीबन 1 घंटे तक मुख्यमंत्री ने बच्चों की क्लास ली। मुख्यमंत्री से प्रश्न बच्चों ने पूछे, जिसका जवाब बड़ी सादगी से मुख्यमंत्री ने दिया। बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया। जिला अस्पताल में हमर लैब और सर्जिकल विंग का लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव इस दौरान वर्चुअली उपस्थित रहे। सैकड़ों करोड़ के निर्माण के लोकार्पण और भूमि पूजन और बाद यहाँ के विकास के डिमांड हमारे विधायक जी के द्वारा ते निर्माण कार्य निश्चित रूप से हुआ थे। पार्षद में से बैठे तब ये चर्चा हुई कि अब मुख्य सड़क में सबो हमारे बन गए। धान से एथेनॉल बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को गन्ना और मक्के से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी मांग धान से एथेनॉल बनाने की है, जिसकी अनुमति जो है केंद्र सरकार ने अब तक दी नहीं, क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने का छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला पूरे देश के लिए एक मॉडल साबित होगा। जिस तरह छत्तीसगढ़ की गौठान योजना से पूरे देश में आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान मिला, ठीक उसी तरह यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के किसानों को धान उत्पादन का उचित लाभ नहीं मिल पाने से जो एक बड़ी समस्या है, उसका समाधान धान से एथेनॉल योजना में मिल सकता है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में धान खरीदी से लेकर FCI तक पहुंचाने में कई स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है, जो राज्य और केंद्र दोनों को वहन करना पड़ता है। यदि एथेनॉल बनाने की अनुमति मिले तो सीधे संयंत्र में धान खरीदी की व्यवस्था कर इन सारे खर्चों से बचा जा सकता है। भारत सरकार ने प्रयास किया कि उसके पास FCI में जो चावल पड़ा है उसे 32 रुपये के चावल को 22 रुपये में भी देने को तैयार हो गया, लेकिन इथेनॉल वाले लिए नहीं। हमने ये कहा कि इसे धान से हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए और धान के इथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने उसे तय नहीं किया है। दूसरी, भारत सरकार अनुमति नहीं दी क्योंकि खाद्यान्न की बात है। प्रदेश में शुक्रवार का पूरा दिन मध्य प्रदेश में शाह के भोपाल विजिट और भाजपा के मेगा आदिवासी शो के नाम रहा। वन समितियों को सौगात के बाद भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रदेश दफ्तर तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं और अलग अलग वर्ग के लोगों ने भव्य स्वागत किया। रोड शो के दौरान 3 तलाक कानून के लिए मुस्लिम महिलाओं ने भी उनका स्वागत किया। रोड शो के बाद अमित शाह ने बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग अलग मीटिंग की। 2 घंटे तक चली इस बैठक में अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की तारीफ करते हुए मजबूती के साथ, दमदारी के साथ काम करने का निर्देश दिया। तो बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचने के बाद में आज लगातार मीटिंग की कार्यकर्ताओं के साथ। इसके पहले एक रोड शो भी किया और इस रोड शो में जगह जगह
गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए तकरीबन 200 से अधिक मंच तैयार किए गए थे। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के मुद्दे पर कानून बनाने को लेकर अभिवादन किया, स्वागत किया। पार्टी के हमारे एक आदर्श नेता है, एक कर्मठ नेता है। आने वाले समय में हम कार्यकर्ताओं को एक आदर्श निर्माण, जन सेवा की दृष्टि से एक आदर्श मध्य प्रदेश खड़ा करने की दृष्टि से कैसे हो सकता है, यही सब बातें हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार संगठन के भरोसे चलती, इसलिए संगठन को मजबूत रखिए। टिप्स ये दिए कि अपना लक्ष्य जो राजनीति में क्यों आए हो, राजनीति करने का उद्देश्य क्या है, और राजनीति कर रहे हो तो उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति को फायदा आप पहुंचा सको। खरगोन इंसा में एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले आरोपी को घटना के 12वें दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहसिन और वसीम खरगोन के संजय नगर के मुबावली गली में रहता है। आरोपी को खरगोन जिले के कसरावत से गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ होगी। आरोपी पर पहले से मारपीट और आर्म्स एक्ट के 4 केस दर्ज हैं। एफआईआर के मुताबिक वसीम उर्फ मोहसिन ने कट्टे से फायर किया था। पत्थरबाजी रोकने के लिए पुलिस ने दरअसल उस दिन आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद आरोपी ने देसी कट्टे से फायर किया जो एसपी के पैर में लगा। हालांकि तलवारबाजी करने वाला आरोपी इरफान अब तक फरार है। मोहसिन उर्फ वसीम पिता जान मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसी व्यक्ति के द्वारा बच्चे के पैर में गोली मारी गई थी। उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं और पुलिस रिमांड लेकर के उससे पूछताछ करते। जबलपुर में बदमाशों ने कांग्रेस नेता को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद रामपुर इलाके की मांडवा बस्ती में दहशत थी। वहीं पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे थे। लगातार हो रही वारदातों से गुस्साए क्षेत्रवासियों ने कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस अधीक्षक दफ्तर का घेराव किया। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक तरुण भनोट, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे क्षेत्रवासियों ने मांडवा बस्ती में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। बस्तीवासियों की मांग को गौर से सुनने के बाद पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने, ठोस कार्रवाई करने और जनता की मांग पर गौर करते हुए पुलिस की गश्त बढ़ाने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी था, वहाँ का एक अच्छा रहवासी भी था, बसंत पटेल, उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या क्यों की गई? उसकी बच्ची के साथ कुछ असामाजिक तत्व गलत बात करते थे, गलत बर्ताव करते थे। उसने जब बुला के रोका कि ये नहीं करना चाहिए तो उसको मार दिया गया। जो कुछ मुख्य बातें थी वो उनसे की है, जिससे कि वहाँ पुलिस की गश्त लगातार हो। उन्होंने ये शिकायत की है कि वहाँ पे असामाजिक तत्वों पर पुलिस का नियंत्रण जरूरी है। वहाँ कुछ डायल 100 के जो पुलिस की गश्त है वो बढ़ाई जाए, ये उनका पॉइंट है। और कुछ जगह अंधेरा है, वहाँ पे लाइट वगैरह लगनी चाहिए, तो नगर निगम से भी बात की जाएगी। और जहाँ तक पुलिस का जहाँ तक सवाल है, उसमें आज ही से वहाँ कार्रवाई हम करेंगे और प्रभावी गश्त होगी और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ होगी। सीधी के खड्डी शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल की 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर छात्रा के परिजनों ने रीवा मुख्यालय पहुंचकर संभागीय कमिश्नर समेत एडीजी के अलावा संयुक्त संचालक लोक शिक्षा अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम शिकायती पत्र सौंपा और प्राचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों के प्राचार्य को दी गई समझाइश के बाद भी प्रिंसिपल ने बार बार छात्रा को फोन किया है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत की। बता दें, रीवा के मारतंड स्कूल में छात्रा से आपत्तिजनक बातचीत की शिकायत सामने आई थी। अरे यार, तुमको कोई देखेगा तो अच्छा ना लगेगा हमें। देखते रहे, देखने वाले देखते रहे। भाई तुम मेरी हो ना, तो मेरे हिसाब से रहोगी ना। और होटल बिल्कुल कभी नहीं जाना। क्यों? अरे वहाँ पे लड़के लोग रहते हैं ना इधर उधर। जब मैं रहूँगा तब आया करो बस। क्यों? जब मैं अगर जाना होगा तो मेरे से बुरा लिया करो, तुम मैं आ जाया करूँ। हमारे लड़की को परेशान करते थे, फोन करते थे। वीरेंद्र सिंह प्रिंसिपल हैं खट्टी में, तो वो त्रस्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
फिर मेरे को बताई उसने कि ऐसी ऐसी बात है, उसी की शिकायत हम लेके आए। ठीक है, मेरे पास अब ये भी शिकायत आई है, इसकी मैं जांच करा लेता हूँ। जांच कराने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे इसमें। सीहोर में 1 साल पुराने रेप के मामले को लेकर रेप पीड़िता के पिता पर आरोपियों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तकरीबन 1 साल पहले जब पीड़िता के माता पिता कोरोना का इलाज करवाने अस्पताल में भर्ती थे, तब पीड़िता को अकेला पाकर आरोपियों ने पीड़िता के साथ रेप कर वीडियो बना लिया। इस बात की खबर पीड़िता ने अपने मां बाप को दी, जिसकी जांच पुलिस ने करने के बाद में इस मामले को दर्ज किया। अदालत में केस चल रहा है। आज पीड़िता के पिता के बयान अदालत में होने थे। इस बात को लेकर आरोपी पीड़िता के पिता पर कई दिनों से समझौते का दबाव बना रहे थे। जब पीड़िता के पिता ने समझौते से इनकार किया तो आरोपियों ने पीड़िता के पिता पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल पिता का आज बयान नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिपोर्ट की थी, उसके आधार पर 8 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आगे जो भी पेशी उसकी होंगी उसमें सुरक्षित वातावरण उसको उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी साक्षी हैं उस प्रकरण में। और हम प्रयास करेंगे न्यायालय से अगर उनकी जमानत हुई है, जो आरोपियों की, उनकी जमानत में निरस्ती कराने का भी प्रयास करेंगे। भोपाल के अरेरा हिल्स ऑफिस में पदस्थ सीजीएसटी के फरार सुपरिटेंडेंट चेतन सक्सेना को सीबीआई की टीम ने कल देर रात गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने अंकुर खंडेलवाल को 26 अप्रैल तक रिमांड पर रखा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अंकुर खंडेलवाल ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद सीजीएसटी के दूसरे अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई की पूछताछ में रिकवरी की राशि कम कर सेटलमेंट करने में कुछ मामलों की जानकारी सामने आई। इन मामलों में सीजीएसटी के कुछ अफसरों की मिलीभगत मानी जा रही। खंडेलवाल के घर और ऑफिस से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई को मिले हैं, जिसकी पड़ताल जारी है। दोनों आरोपियों से पूरी रात सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में मंत्री का पुतला दहन करने के फेर में भाजपा नेता का हाथ ही जल गया। ये घटना दोपहर बाद हुई। सीतापुर में भाजपा के युवा नेताओं ने आज भाजपा कार्यसमिति की बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा, लेकिन पुतला दहन करने से पहले भाजपा कार्यकर्ता पेट्रोल निकालकर पुतले पर डाल रहे थे और तभी आग लग गई। आग की चपेट में दिव्य प्रकाश मिस्त्री नाम का कार्यकर्ता आ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। पदाधिकारियों ने दौड़कर आग की लपटों को काबू में किया। भाजपा कार्यकर्ता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे के बाहर बताई गई। IBS 24 की खबर का असर एक बार फिर दिखा। कटनी में 20 अप्रैल को पानी की किल्लत के बावजूद नगर निगम गेट पर प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन इस्तेमाल कर पानी बर्बाद किए जाने की खबर को IBS 24 ने प्रमुखता से दिखाया। 21 अप्रैल को कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इस बर्बादी पर निगम कमिश्नर को नोटिस दिया। संज्ञान लेते हुए कमिश्नर सत्येंद्र धाकरे ने सहायक राजस्व निरीक्षक फायर ब्रिगेड पर तत्काल कार्रवाई की और नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही निगम आयुक्त ने 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है, तो 2 कर्मचारियों की 1 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी। कलेक्टर साहब का जो कल विजिट नगर निगम में हुआ था, व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। कुछ लोग कार्य से अनुपस्थित थे, कैशियर हमारे कार्य से अनुपस्थित थे, उनकी ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके लिए उनका एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। ब्रिगेड के जो इंचार्ज हैं उनको नोटिस जारी किया है कि वो उन कारणों को स्पष्ट करें जिसके कारण उनको पानी छोड़ने की स्थिति निर्मित हुई। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। ब्रिटिश पीएम ने ब्रिटेन में खालिस्तानी तत्वों की मौजूदगी की बात पर कहा कि ब्रिटेन इस बात को लेकर स्पष्ट है कि चरमपंथ और आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। साथ ही कोई संगठन अगर ब्रिटेन को आधार बनाकर भारत को धमकाने या हिंसा फैलाने की बात करता है तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी विजय माल्या को भारत के हवाले करने पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझा है। हम ऐसे किसी शख्स को अपने देश के कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं करने देंगे जो भारत में घोषित अपराधी हो।
भारत में पिछले दिनों कई राज्यों में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बीच में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम ने देश को आगाह किया। कहा कि दुनिया में देश की बन रही अल्पसंख्यक विरोधी छवि भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए बाजार को नुकसान पहुंचा सकती है। कहा कि भारत का ऐसी इमेज बनने के चलते विदेशी सरकारें राष्ट्र पर भरोसा करने में हिचकिचा सकती हैं। राजस्थान के अलवर में सड़क चौड़ी करने के दौरान अतिक्रमण हटाने पर विवाद हो गया। रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलाया गया, जिस पर भाजपा ने राजस्थान कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा का कहना है कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना गलत है। कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में सतना का जवान शहीद हो गया। शहीद एएसआई शंकर प्रसाद पटेल मैयर के अमदरा गांव के रहने वाले थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया, जिससे वे शहीद हो गए। आतंकियों ने सीआईएसएफ बस पर ग्रेनेड फेंका था। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर लग रहे आरोप को देखते हुए नई लाइसेंस बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया अपनाने की योजना बना ली है, जिसके तहत अब लाइसेंस पाने के लिए आवेदक को टेस्ट तो देना होगा, लेकिन इसे कोई कर्मचारी नहीं बल्कि कंप्यूटर लेगा। एआई के माध्यम से होने वाले ड्राइविंग टेस्ट को पास करने की सूरत में ही आवेदक को लाइसेंस दिया जाएगा। कंप्यूटर के जरिए होने वाली ड्राइविंग की परीक्षा ठीक उसी तर्ज पर ली जाएगी जैसे किसी कर्मचारी के द्वारा ली जाती है, लेकिन फर्क इतना होगा कि यह परीक्षा मानव रहित होगी। कंप्यूटराइज्ड मानव रहित टेस्ट है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कंप्यूटर के माध्यम से टेस्टिंग ग्राउंड पर वाहन चालकों का, नए वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसमें कंप्यूटर स्वयं ही अपने आप में यह इंगित कर देगा कि व्यक्ति वाहन का चालन सही तरीके से कर रहा है या कोई त्रुटि कर रहा है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोलने की घोषणा की, जिससे एक तय आबादी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। इसके तहत सबसे अधिक क्लिनिक इंदौर में 60 की संख्या में खोले जाएंगे। इसके लिए इंदौर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। प्रत्येक वार्ड में एक क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है, जहां पर नागरिकों को इलाज की सुविधा उनके घर के नजदीक उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि सरकार की योजना है शहर के सभी 85 वार्डों में एक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हो। साथ ही 30,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की योजना शुरू की जा रही है। अभी हमारे संजीवनी क्लिनिक था पिछली बार, और अब हमारे अर्बन पीएससी यूपीएससी के लिए हमारे और 60 के लगभग हमारे अर्बन यूपीएससी के सेंशन हुई है जिला प्रशासन से ये करके, और वहाँ पर उनको जगह चिन्हांकित करके और वहाँ पर यूपीएससी चालू हो जाए। हो सकता है जगह कम मिले तो हम 1 या 2 यूपीएससी को टाई अप करके वहाँ पर नया बिल्डिंग बनाकर और हमारा गवर्नमेंट का भी चालू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन को चिंता में डाला है। पिछले एक सप्ताह में मध्य प्रदेश में 60 नए कोरोना के मामले मिले। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 62 हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्थिति काबू में है, सरकार हालात पर नजर बनाए है। विश्वास सारंग ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी पूरी तरह नियंत्रण में है कोविड की स्थिति। हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी तरह की अभी दिक्कत नहीं दिख रही, पर यह बात सही है कि वैक्सीन इसका बहुत कारगर हथियार है। प्रिकॉशन डोज को लेकर जो भी सरकार की, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल यात्री एक बार फिर से ट्रेनों की लेट लतीफी से परेशान हैं। ज्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। लोकल पैसेंजर ट्रेनों में सबसे ज्यादा लेट लतीफी की शिकायत है। SCER 2022 की लोडिंग का नया लक्ष्य मिल चुका है इसे। रेलवे बोर्ड ने इस बार 252 मिलियन टन का भारी भरकम टारगेट इस जोन को दिया है। इस टारगेट को पूरा करना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है, और ऐसे में टारगेट तक पहुंचने के लिए रेलवे ने यात्री ट्रेनों के परिचालन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा माल लोड करने के लिए यात्री ट्रेनों को कहीं भी रोक दिया जा रहा है और मालगाड़ियों को पास कराया जा रहा है, जिससे यात्री ट्रेनों का समय बिगड़ रहा है। तय समय से ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। एक्सप्रेस के साथ पैसेंजर लोकल ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
परेशानियां होती हैं, गर्मी का मौसम है, आप देख ही रहे हो, बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, पानी पीने का गर्म रहता है पूरा। लोकल गाड़ियों की कोई टाइम टेबल नहीं है, जो टाइम लिखा है उसे 1-1.5 घंटा 2 घंटा हमको स्टेशन में बैठना पड़ता है। गोंदिया से चलती है तो इतनी लेट होने का मतलब नहीं, इतना पास है तो क्यों लेट करें। जहाँ तक मालगाड़ियों की बात है तो हमारे पास नित्य नए आप देखेंगे कि 3rd लाइन 4th लाइन डबलिंग ट्रिपलिंग हर जगह हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हर जगह चल रहे हैं। तो एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं यात्री ट्रेनों दोनों का परिचालन इससे प्रभावित होता है, लेकिन जो हमारी यात्री ट्रेन है इसमें एक टेक्निकल रीज़न ये है कि हमारी यात्री ट्रेन जो भी 100 kmph से ऊपर चलती है और जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो 60 में चलती है। तो ये कोई रीज़न ही नहीं है कि हम यात्री ट्रेनों को पीछे करेंगे और मालगाड़ी को चलाएंगे, यह एक बिल्कुल आधारहीन तथ्य है। अक्सर आपने देखा होगा कि दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने बड़े ठाठ से जाता है, लेकिन खंडवा में एक अलग ही नज़ारा दिखा जब दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर अपनी बारात लेकर गाजे बाजे के साथ शहर की सड़कों पर निकली और इसे देखकर लोग दंग रह गए। घोड़ी पर सवार हुई इस दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल खंडवा के रहने वाले प्रताप सिंह ठाकुर की 3 बेटियां हैं जिनकी परवरिश उन्होंने बेटों की तरह की। अपनी बेटियों को किसी भी क्षेत्र में वो कम नहीं आंकते। बुधवार को उनकी बड़ी बेटी रेखा की शादी थी। पिता की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी घोड़ी पर बारात लेकर जाए और इसके बाद बेटी ने अपनी पिता की इच्छा का पालन किया और दूल्हे की तरफ सज संवर कर बारात लेकर घोड़ी पर सवार होकर वे आगे बढ़ी। जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन की बारात निकली तो ढोल ताशों की थाप पर महिलाएं नाच गाकर साथ हो ली। खुद दुल्हन भी घोड़ी पर बैठकर थिरकती नजर आई। रेखा की शादी खरगोन के रहने वाले अनुराग के साथ होने जा रही है। अनुराग पेशे से एक टीचर हैं। दुल्हन रेखा ने भी एमकॉम के साथ DLED की पढ़ाई की हुई है। तो रात 10 बजे में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको फिर याद दिला दें कि IBS24 आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि कोविड के बढ़ते केसेस के बीच में आप गाइडलाइन का पालन करें। बच्चों को लेकर खास तौर पर अलर्ट रहें। खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।